जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर स्टैब्लिश हो गई। तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। अच्छा, अब उनके जो अलग अलग उनके एम्बेसीज के ट्विटर हैंडल्स है, कह रहे हैं से हेलो टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और तमाम लोग कह रहे हैं कि यस सुपर पावर, वी आर सेइंग हेलो टू यू, कैसे हैं आप लोग। इस तरह से मैं कहती हूँ ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरह से इस जंग को न सिर्फ कि उन्होंने लड़ा, बल्कि कितनी शान आन बान के साथ उन्होंने इस जंग को लड़ा, सर ऊंचा करके उन्होंने इस जंग को लड़ा। और अब और तेजी से बढ़ेंगी, जैसे मैंने आपसे कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। उसमें एक खास बात ये होगी कि जो दो, बेसिकली दो स्ट्रेंग्थ्स हैं अमेरिका की, वो दोनों कम हो जाएंगी बहुत ज्यादा। एक स्ट्रेंथ है उनकी मिलिट्री पावर, जैसे मैंने आपसे बताया, जो उनकी मिलिट्री बेसिस है उस पर असर पड़ेगा, सब लोग सोचेंगे हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। अगर ये, जैसे एक असेसमेंट आई है, अगर 30% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, 30%, अगर वो डॉलर में ना हो, तो अमेरिका जो है अपना डेट भी देने के काबिल नहीं रहेगा। तो इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा आज अमेरिका के लिए, इसीलिए ये जरूरी था ट्रंप को कि जो बचा है उसको मैं बचा लूं। और दूसरी बड़ी बात थी, ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि तमाम तरह के जो सैंक्शंस हैं, जिसमें प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस, वो यूएस हटाएगा। ये किस तरह से प्रभावित करेगा, क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस? ये भी जो है अभी इस पे डिस्कशन होगी, इन सब पॉइंट्स के ऊपर कुछ चीजें हैं जिसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये वो है चीज जिसमें कुछ डिस्कशन हो सकती है। प्राइमरी है जो कि अमेरिका ने लगा दी है डायरेक्ट, और बहुत सारे, ईरान पे तो 79 से इनके ऊपर सैंक्शन चल रहे हैं अमेरिका के। तो जहां तक सेकेंडरी है, जो कि दूसरे देशों के थ्रू अगर वो ट्रेड करते हैं तो फिर उस पर लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आज ईरान जो है वो डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकता है, और ईरान को आज फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ईरान ने अपना पूरा चैनल ट्रेड का अलग कर लिया है पूरा। मेरा सवाल ये है कि इसमें भारत के लिए क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? क्या भारत फिर ये दलाल नॉन दलाल इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में विदेश नीति पर हम कहीं मात खा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना था। और हमने ये किया है कि हमने लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन पहले, 25 फरवरी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इजराइल चले गए। तो ये तय हो गया कि हम मीडिएटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं अगर वो वहाँ चले गए हैं। और अभी भी आप देखिएगा जो हम कर रहे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे फरवरी में अमेरिका। अभी हमारे विदेश सचिव जो हैं वो अमेरिका में हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ बढ़े, एक ऐसे वक्त पे जबकि जो एलाइज है अमेरिका के, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ नेशंस कहते हैं, वो उनसे अलग हो रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में तीन हिस्सों में बढ़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिख रहा था। पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने, मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ गई, और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी वो भी इंप्रेस हुई इस रिपोर्ट से। तो एक तो वो कद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीडिएशन की बात आई, वेस्ट एशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज फायर होना चाहिए। पर ईरान तो सीज फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनको बुलाया इस्लामाबाद पे। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सऊदी अरेबिया के थे, और टर्की के थे। चारों ने मिलके एक ड्राफ्ट पीस प्लान बनाया, जो कि ईरान को चाहिए ही नहीं था। पर वो ड्राफ्ट पीस प्लान लेकर, जो कि एक्सेप्टेबल था रीजनल कंट्रीज को, विच मैटर, तो उनके जो विदेश मंत्री थे इशाक दार, आप याद करिएगा, वो चाइना गए, और चाइना में वोंग ही से मिले उनके फॉरेन मिनिस्टर से। और 31 मार्च को एक जॉइंट 5 पॉइंट प्लान रिलीज करा गया। अच्छा, ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस स्टेज में सीज फायर के लिए, बट ईरान को ये पक्का दिख गया कि जो चाइना है वो खुल के अब जो वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, सीज फायर करना चाहता है, तो वो शामिल हो गया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर स्टैब्लिश हो गई। तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है, अब बात और ऊपर उठ गई। अब बात, जैसे आप बता रही थी, अब बात हो रही है फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट पीस।
जो पॉइंट 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं उस पे अमेरिका तैयार है बात करने को। और फिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है 10 अप्रैल को आप आइए इस्लामाबाद में, तो अब हम हायर लेवल देखेंगे। जो पहले के थे वो तो होंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि टॉप लीडर जो हैं, अमेरिका के टॉप लीडर जो हैं वो ईरान के वो वहाँ पर आएंगे। और देखिए खास बात ये है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इस लड़ाई के कारण और कुछ और भी कारण है, अमेरिका जो है जो कि लीडर है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर का, वो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे अलग हो गया है। जो नेटो मेंबर्स हैं, बाकी और मेंबर्स हैं ग्लोबल नॉर्थ के जो हम कहते हैं, वो शामिल ही नहीं हुए ट्रंप की लड़ाई में। तो ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो ये मीडिएट कर सकती है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। तो ये 3 स्टेज में चीज हुई है और आज पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, वो एक अलग उसमें जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल और बढ़ गई है। ये रियलिटी है। जी हाँ। और इसको बजाय इसके कि हम काउंटर करें, आई थिंक हमें इसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी रणनीति इस हिसाब से बनानी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अब आपसे मैं आना चाहती हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। मुझे याद है ये भी आपने कहा था इसी इंटरव्यू में, जो पिछला इंटरव्यू इस चैनल पे चला, आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वही स्थिति होगी जो अभी हो रही है, और जंग से पहले जो स्थिति थी वो नहीं होगी। अब अगर ये मान लें, पहली बात तो क्या अमेरिका पे विश्वास करने को आप तैयार हैं कि वो कह रहा है कि हाँ इट इज़ वर्कबल, इस पर काम किया जा सकता है, या ये हमें मंजूर है, इस जैसे भी आप ट्रांसलेशन करना पसंद करें। तो ये बताइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से ईरान के कंट्रोल में है। आपने कहा था कि ईरान के कंट्रोल में होगा, स्थिति यही बनी रहेगी। इसके मायने क्या हुए? क्या मान लेते हैं कि अगर भारत का कोई जहाज वहां से गुजरना चाहता है, इधर आना चाहता है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे फी पे करनी पड़ेगी? मान लेते हैं दूसरे कोई देश हैं, और अगर दोस्त देश हैं तो उनके साथ क्या सुलूक होगा? दुश्मन देश हैं उसके साथ क्या सुलूक होगा? ईरान की इकोनॉमी इससे कैसे प्रभावित होगी? देखिए अगर ये हो जाता है, पीस जो है परमानेंट पीस हो जाती है और ट्रम्प मान जाता है, सी सबसे बड़ी आज अड़चन जो पड़ी हुई है ये परमानेंट पीस में, वो अमेरिका नहीं है, वो इजराइल है। इजराइल अभी भी लड़ाई बंद नहीं करना चाहता है। इजराइल ने जो कब्जा किया है साउथ लेबनान में थोड़ा टेरिटरी, वो उसको नहीं देना चाहता है। तो इजराइल को ट्रम्प को हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए कि ये हो जाती है बात, तो ये तय है बिल्कुल कि कंट्रोल जो है स्टेट ऑफ हर्मुज का वो ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा। और ये तय है कि जैसे वो बना रहे हैं एक मैनेजमेंट प्लान, ईरान बना रहा है ओमान के साथ मिलके। तो जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी जहाज जाता है वहां से, उसका हम $2 मिलियन हम पर शिप लेंगे, या जो भी वो तय करते हैं। और वो कह रहे हैं कि उसको हम बांटेंगे ओमान के साथ। और ये पैसे जो हैं बेसिकली रिपेरेशन नहीं है, ये पैसा हमारा रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि हमारा नुकसान हुआ है। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का ताल्लुक है उसकी कहानी बदल चुकी है। सिर्फ बदलाव ये आएगा कि अगर ये पीस प्लान मान लिया जाता है, अभी जैसे वो कह रहे हैं ये दुश्मन नेशन है, ये है वो है, तो वो अब सब जा सकते हैं वहां से, ये होगा। पर मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ईरान की फौज के पास ही रहेगा। जी हाँ। और दूसरी बड़ी बात थी, ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि तमाम तरह के जो सैंक्शंस हैं, जिसमें प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस, वो यूएस हटाएगा। ये किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस? ये भी जो है अभी इस पे डिस्कशन होगी इन सब पॉइंट्स के ऊपर। कुछ चीजें हैं जिसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये वो है चीज जिसमें कुछ डिस्कशन हो सकती है। प्राइमरी है जो कि अमेरिका ने लगा दी है डायरेक्ट, और बहुत सारे ईरान पे तो 79 से इनके ऊपर सैंक्शन चल रहे हैं अमेरिका के। तो जहाँ तक सेकेंडरी है जो कि दूसरे देशों के थ्रू अगर वो ट्रेड करते हैं तो फिर उस पर लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है आज ईरान जो है वो डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकता है, और ईरान को आज फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि ईरान ने अपना पूरा चैनल ट्रेड का अलग कर लिया है पूरा। तो आज सिर्फ बात यह है जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप का ताल्लुक ये है कि किसी तरीके से जो हमारा पेट्रो डॉलर का ट्रेड है, जितनी भी मैक्सिमम जीसीसी कंट्रीज हैं उनके साथ बरकरार रहे। अगर लड़ाई बढ़ेगी तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा जो वो नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे आज जैसे 6 जीसीसी कंट्रीज हैं उसमें ओमान और कतर, उन्होंने तो ओपनली साइड कर लिया है ईरान के साथ। ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये बात हो जाती है, ये पीस प्लान जो है फ्रेमवर्क, इस पे दोनों की रजामंदी हो जाती है, जो होनी है 14 दिन के अंदर अंदर, प्रोवाइडेड इजराइल इज टेम्ड बाय अमेरिका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो
तब क्या है, एटलीस्ट वो ये 3 या 4 कंट्रीज के साथ उनका पेट्रो डॉलर ट्रेड चलता रहे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेट्रो डॉलर ट्रेड बंद हो जाएगा तो सभी जानते हैं कि आज जो नेशनल डेट है अमेरिका का वो $39 ट्रिलियन है। वो उनकी इकॉनमी पेट्रो डॉलर पे चल रही है, तो उनको बहुत भारी नुकसान होगा, और इकोनॉमी जो है उनकी वो पूरी खराब हो जाएगी, अमेरिका तो की। अभी तो आप जिक्र कर रहे हैं खाड़ी देशों का, मैं ये भी जानना चाहती हूँ उसमें दो देशों को आप अलग कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह का संबंध रखा है ईरान से इस दौरान, वो जाहिर है वो भी इस बात को प्रभावित करेगा कि उनके संबंध कैसे हैं अमेरिका से। लेकिन ये जो मिलिट्री बेसिस हैं ये तो कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था कि मिलिट्री बेसिस के जरिए पूरी खाड़ी पर कब्जा था अमेरिका का। खाड़ी देश ये समझते थे कि उनके लिए ये बहुत फायदे का सौदा है। अब यहाँ खाड़ी देशों के लिए इससे ज़्यादा नुकसान का और कोई सौदा नहीं है। तो ये बताइए कि आप इस बात पर क्या साबित हैं कि ये मिलिट्री बेसिस जो भी बच्चे कुछ हैं जो होटलों में रह रहे हैं जो सैनिक और जो पूरी तरीके से ख़त्म भी हो चुके हैं, क्या ये बरकरार रहेंगे, या आपको लगता है कि क्योंकि इसको तो कभी भी रीबिल्ड किया जा सकता है? देखिए, मेरे को नहीं लगता है कोई भी मिलिट्री बेस रहेगा वेस्ट एशिया में। अगर कोई चीज रह सकती है तो हो सकता है ये 3 या 4 कंट्री मान जाएं पेट्रो डॉलर में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका से आई है इनके पास। वो हो सकता है। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। जैसे सब जानते हैं, आज अमेरिका की करीबन 750 बेसेस हैं दुनिया में। हर एक पे प्रभाव पड़ रहा है। जितने इनके ईस्ट एशिया में जो इनके एलाइज हैं, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ये अब सोच रहे हैं कि हमारी टेरिटरी पे इनके बेसिस होने चाहिए, क्या ये हमें हिफाजत दे रहे हैं या हमारे लिए खतरा बन गए हैं आज। सिमिलरली जो फिलीपींस है, अब फिलीपींस सोचने लगेगा कि अब मैं क्या करूं, मेरी जो मेरा रुख है साउथ चाइना सी के बारे में, वो क्या आसियान कंट्री के साथ होना चाहिए, क्लोज अलाइन होना चाहिए, या अमेरिका के साथ होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि मेरा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी यहाँ वेस्ट एशिया में हो रहा है, एक इतिहास बन रहा है, एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बदलाव आ रहा है, और ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 30 दिन में हो जाएगा। तो इस कारण से नॉट ओनली ईरान ने ये लड़ाई जीती है, ईरान एक बहुत मजबूत खंबा पिलर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो बन के उभरा है। ये एक अभी तो नई चीज हो रही है बिल्कुल। नई चीज हो रही है। अभी तो ईरान मजाक कर रहा है, उनके जो अलग अलग उनके एम्बेसीज के ट्विटर हैंडल्स है कह रहे हैं से हेलो टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और तमाम लोग कह रहे हैं कि यस सुपर पावर वी आर सेइंग हेलो टू यू, कैसे हैं आप लोग। इस तरह से मैं कहती हूँ ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरह से इस जंग को न सिर्फ कि उन्होंने लड़ा, बल्कि कितनी शान आन बान के साथ उन्होंने इस जंग को लड़ा, सर ऊंचा करके उन्होंने इस जंग को लड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि, और जाहिर है ये भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी उनके ऊपर भी, इंसानी जानों की भी हिफाजत करने की उन्होंने कोशिश की। एक और बात अहम है, क्योंकि पूरी बात ये इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, आपने सवाल का जवाब इसी से शुरू किया कि चूंकि इतनी कीमत बढ़ रही थी तेल की और इस जंग को ख़त्म होना ही था, और यही एक आखिरी अल्टीमेट ट्रूथ यही है, इकोनॉमी इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो मुझे ये बताइए कि जो पेट्रो डॉलर और जो डॉलर का हम जिक्र कर रहे थे कि ये डॉलर में जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एज ए रिजर्व करेंसी चलती है, क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ साल में ऐसी भी नौबत आ सकती है कि ये बदल जाए, ये चाइनीज़ बन जाए, युआन या कोई और इकोनॉमी? देखिए, ये नौबत आ नहीं सकती, आ गई है। वो ऐसे आ गई है कि अगर यहाँ पे कुछ कंट्रीज जीसीसी पेट्रो डॉलर में ट्रेड करती भी रहें, जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया ने कहा है हम तेल बेचने को तैयार है, यूरोपियंस को भी, सबको, बट युआन में ट्रेड करेंगे। जहाँ तक ब्रिक्स का ताल्लुक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो ब्रिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि किस तरीके से डॉलर से हटके रीजनल करेंसी जो लोकल करेंसीज हैं उसके अंदर ट्रेड करा जाए, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बना के, जिससे कि हम, जैसे कि युआन का रूबल के साथ ट्रेड हो सके, जैसे रुपए का रूबल के साथ हो सके। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और अब और तेज़ी से बढ़ेंगी। जैसे मैंने आपसे कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें एक खास बात ये होगी कि जो दो, बेसिकली दो स्ट्रेंथ्स हैं अमेरिका की, वो दोनों कम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। एक स्ट्रेंथ है उनकी मिलिट्री पावर, जैसे मैंने आपसे बताया, जो उनकी मिलिट्री बेसिस है उस पर असर पड़ेगा, सब लोग सोचेंगे हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। अगर ये, जैसे एक असेसमेंट आई है, अगर 30% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, 30%, अगर वो डॉलर में ना हो, तो अमेरिका जो है अपना डेट भी देने के काबिल नहीं रहेगा। तो इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा आज अमेरिका के लिए, इसीलिए ये जरूरी था ट्रंप को कि जो बचा है उसको मैं बचा लूं।
बहुत बड़ी बात है जो आप अभी कह रहे हैं जी। जी, तो इसलिए ये अमेरिका के लिए फायदेमंद है, पर ये इज़राइल के लिए फायदेमंद नहीं है। उसको मैं कारण आपको बताता हूँ। वो इज़राइल लाया ही था अमेरिका को लड़ाई में अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक लेवल पर ज़ायनिस्ट का, वो है ग्रेटर इज़राइल, जो अब नहीं होगा। पर वो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो लड़ाई का है, उसकी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्रंप लड़ाई से हट भी जाए, तो जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, मिलिट्री कमांड, जो कि इस पूरे एरिया को देखती है, वो अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो इसराइल को देती रहे लड़ाई लड़ने के लिए। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इसराइल लॉबी, जैसे सब जानते हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ। उनका ये है ट्रंप को कि आप जाइए, आपको जहां जाना है। सेंट्रल कमांड देखिए, सेंट्रल कमांड का आज जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है वो कतर में है। हम्म। कतर ने कह दिया है अपने सब फौजी यहाँ से हटा लो, हमें ये बंद करना है। क्योंकि कतर, जैसे मैंने आपको बताया, ओमान के साथ मिलके अलाइन हो गया है ईरान के साथ। तो वहाँ करीबन 10,000 सोल्जर्स है अमेरिकन। अब वो कहाँ जाएंगे? इसराइल के आसपास कहीं हेडक्वार्टर बनेगा। पर इसराइल चाहता है कि उनका रोल बरकरार रहे। अमेरिका लगा रहे जिसको पीस करनी है नहीं करनी है, उसका उनसे लेना देना नहीं है, इसीलिए वो लड़ाई को रोकना नहीं चाहते हैं। दोस्तों आपने देख लिया पाकिस्तान ने ये जंग रुकवा कर ना दुनिया को बिखरने से बचा लिया है। ये जंग रुकवाने के बाद पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान के ही चर्चे। और तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो न्यू आएगी वो बआसानी आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।